16 अगस्त 2022 भारत द्वारा श्रीलंका की सरकार को कई बार मना करने के बावजूद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना की सबसे एडवांस जासूसी शिप वांग यांग 5 पहुंचती है। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी सबसे एडवांस अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करने की बात कही थी। अग्नि 5 दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर है और कई रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती है कि इसकी रेंज को 12000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यानी यह अकेली मिसाइल चाइना के लगभग पूरे एरिया को कवर करती है और शायद यही कारण था कि भारत द्वारा श्रीलंका को लाख मना करने के बावजूद चाइना के कर्ज में डूबा श्रीलंका चाह कर भी चाइना की जासूसी शिप को भारत के करीब हम्बनटोटा पोर्ट पर आने से नहीं रोक सका। यह पहली बार था जब भारत ने चाइना की कठपुतली बन चुके श्रीलंका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। इसके बाद तो हमारे पूरे भारत में ही यह चर्चा होने लगी कि जब श्रीलंका जैसा छोटा सा देश जो भारत के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है और एक समय पर भारत का हिस्सा था, उसे 1947 में भारत में आजादी के बाद अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया, जबकि अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड भारत से काफी दूर होने के बावजूद भारत का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आपके भी दिमाग में कभी न कभी यह क्वेश्चन जरूर आया होगा। वैसे भी श्रीलंका भारतीय इतिहास का एक अहम अंग रहा है, जिसका जिक्र रामायण से लेकर हमारे कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत श्रीलंका जैसे छोटे से और सबसे करीबी देश को, जो कभी भारत का हिस्सा था, उसे आजादी के बाद भारत में क्यों मिला नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से अंडमान निकोबार की दूरी 1913 किलोमीटर है, जबकि भारत से श्रीलंका की दूरी कुल 54 किलोमीटर है। फिर भी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि भारत के इतिहास और भारत के कई पवित्र ग्रंथों में श्रीलंका का अधिक जिक्र होता है। जैसे रामायण के पात्र राजा लंकेश यानी परम शिव भक्त रावण भी लंका के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से भी श्रीलंका लंबे समय तक भारत का हिस्सा रहा है। चलो इसको जानने के लिए श्रीलंका के इतिहास पर थोड़ी नजर डालते हैं। इसके लिए हमें लगभग 500 ईसा पूर्व में जाना पड़ेगा। आज से लगभग 500 साल पहले उस समय दक्षिणी बंगाल के राजकुमार विजय थे। ये श्रीलंका के सबसे पहले सिन्हलेज राजा बने थे। सिन्हलेज का हिंदी में मतलब होता है लंका का निवासी। राजकुमार विजय के बाद श्रीलंका पर सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र ने राज किया और वहां पर बौद्ध धर्म का विस्तार किया और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ। इसी कारण श्रीलंका की 70.2% जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि श्रीलंका में लगभग 15% लोग तमिल हिंदू हैं, जो एक समय बाद भारत से ही वहां पर पहुंचे थे। श्रीलंका के 25% इलाकों में आज भी तमिल भाषा ही बोली जाती है और वहां का खाना पीना भी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलता जुलता है। इसके बाद 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के राजा श्रीलंका आए और उन्होंने श्रीलंका को अपने चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। सिन्हलीज राजा चोल साम्राज्य के नाम पर ही श्रीलंका में राज किया करते थे। इसके लगभग 300 साल बाद जब चोल साम्राज्य अपने अंतिम समय में था, तो इनके बाद भारत में ही पांडे साम्राज्य ने श्रीलंका पर राज किया। कहा जाता है कि 10 से 13वीं शताब्दी के आसपास ही भारत के तमिलनाडु से कई लोग श्रीलंका के नॉर्थ हिस्से और साउथ हिस्से में जाकर बस गए। इसीलिए वहां का कल्चर ज्यादातर भारत से काफी मिलता है। जब कुछ सालों बाद मुगलों ने भारत पर पहली बार अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उस समय नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच बहुत संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण मुगलों का ध्यान श्रीलंका पर नहीं गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि श्रीलंका पर किसी ने राज नहीं किया। जब भारत से मुगल शासन खत्म हुआ, तो उसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों में विदेशी लोगों ने आना शुरू कर दिया। जिस तरह भारत में कई विदेशी आए, उसी तरह से लंका में भी डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश लोग आ गए। इसी तरह दोनों देश सेम टाइम पर विदेशी पावरों के गुलाम बन गए।
जब भारत पर ब्रिटिश ने राज किया तो भारत ब्रिटिश इंडिया बन गया और ऐसे ही 1796 में श्रीलंका सिलोन बन गया, जिसके बाद इंडिया में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज चलता था, लेकिन श्रीलंका पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के नीचे था। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत पर ही निर्भर नहीं थी, उसकी पावर श्रीलंका तक थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी श्रीलंका से केवल दाल चीनी का व्यापार करा करती थी। भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही राजा का चयन होता था, इसीलिए कुछ राजा ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते थे, जिससे उनको भारत के छोटे छोटे हिस्सों का राजा बना दिया जाता था। फिर 1857 में जब आजादी के लिए भारत में पहली क्रांति हुई तो उस समय भारत में सबसे पहला ब्रिटिश क्राउन आया। ब्रिटिश क्राउन लाने का मकसद यह था कि उस समय अंग्रेज यह सोच रहे थे कि अगर भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा तो आगे चलकर भी ऐसी क्रांति हो सकती है, जिससे अंग्रेजों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए अंग्रेजों ने इस तरह की क्रांति को तभी रोकने का निर्णय लिया और सन 1858 में भारत पर पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन का राज हो गया। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। उस समय तक श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ श्रीलंका का प्रयोग सामान बेचने और खरीदने के लिए करते थे, जिस कारण वे वहां के लोगों से लगातार खेती कराया करते थे, जिसके बाद श्रीलंका की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका में ज्यादातर सिन्हेलीज रहते थे, लेकिन अंग्रेजों का ध्यान उस समय तमिल लोगों पर पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि इससे वहां के लोगों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाए और इसका फायदा अंग्रेज आसानी से उठा सके। सन 1948 में जब श्रीलंका एक तरह से आजाद हो गया, तब कांग्रेस सरकार के पास एक मौका था कि वह श्रीलंका को भारत का एक हिस्सा बना ले, परंतु यह इतना आसान काम नहीं था जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय बंटवारे के चलते भारत में बहुत सी हिंसक घटना हुई थी, जिसके कारण भारत भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं था। तो उसके बाद उस समय की भारत की सरकार ने सोचा कि पहले उन सभी राष्ट्रों को आपस में जोड़ा जाए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर आते हैं, और यह भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के कुछ राज्य भारत में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। उसमें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें शामिल थी, और यही सबसे बड़ा कारण था कि भारत उस समय अपने इन राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण श्रीलंका पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन श्रीलंका भी यह सोच रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत संघर्ष से अपनी आजादी पाई है, तो वह भी किसी और देश का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद श्रीलंका ने एक नई नेशनल आइडेंटिटी बनाई। आजादी के कुछ समय बाद 1983 में श्रीलंका में लिट्टे की स्थापना हुई। लिट्टे श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए अलग से जगह मांग रहे थे, जिसके चलते श्रीलंका में आंतरिक युद्ध शुरू हो गए, जिससे श्रीलंका के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और उस समय लोगों का कहना था कि भारत की रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विस्कॉन्सिन और तमिलनाडु सरकार भी उस समय लिट्टे को सपोर्ट करती थी, और कुछ लोग इस बात को सही भी बताते हैं। और उनका कहना यह भी था कि भारत उनको हथियार और खाने की सुविधा दिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया और श्रीलंका सरकार के साथ शामिल हो गई, जिसके बाद राजीव गांधी ने पीस एकॉर्ड पर भी साइन कर दिए थे। और शायद यही कारण था जिसके चलते लिट्टे ने राजीव गांधी को एक साजिश के जरिए मरवा दिया था, क्योंकि राजीव गांधी ने लिट्टे के साथ धोखाधड़ी की थी। राजीव गांधी के मरने के बाद लिट्टे को भारत सरकार ने एक आतंकवादी घोषित कर दिया। यही कारण है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच उस समय इतने अच्छे संबंध नहीं बन पाए। इसके कुछ समय बाद दोनों के संबंध अच्छे भी हुए, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच कल्चर रिलेशन इतनी ज्यादा मजबूत थे कि उनसे जियोपॉलिटिक्स में भी हमेशा श्रीलंका भारत का साथ देता था, और भारत को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1990 के बाद जैसे जैसे चाइना मजबूत होता गया, उसने भारत को घेरने के लिए अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, जिसके चलते उसने भारत के करीबी देशों को भारी मात्रा में कर्ज देना शुरू कर दिया, और इसी कर्ज का शिकार श्रीलंका भी बना, जिसके कारण श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में चला गया।
जिसका प्रयोग अब चाइना लगातार भारत पर जासूसी करने और उसे घेरने के लिए करता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मामलों में भी अब श्रीलंका भारत के खिलाफ और चाइना के पक्ष में बोलने लगा है। भारत अभी भी श्रीलंका की काफी मदद करता है। यहाँ तक कि जब श्रीलंका पूरी तरह दिवालिया हो गया तब भी चाइना के बजाय भारत ने ही उसकी मदद की। लेकिन फिर भी अब भी श्रीलंका इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की बात मानकर चाइना के खिलाफ जा सके, जिसके बाद भारत को अब अपनी गलतियां याद आ रही है जो भारत ने अपने आजादी के तुरंत बाद की। क्योंकि अगर श्रीलंका भारत का हिस्सा बन चुका होता तो शायद मुझे यह वीडियो भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद भारत आज से और भी ज्यादा ताकतवर होता और आज के समय अपनी आर्मी की मदद से श्रीलंका को दोबारा से अपना हिस्सा बना पाना भारत के लिए काफी मुश्किल है। वैसे भी भारत किसी दूसरे देश के साथ कभी जंग नहीं छेड़ता, पर अगर भारत ने ऐसा किया भी तो चाइना और यहां तक कि दुनिया भर की कई ताकत भारत को रोकने के लिए खड़ी होंगी। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।